राजा मानसिंह कैलाश नाम के राज्य पर राज्य करता था। राजा अपने उठाए निर्णय पर किसी का भी बोलना पसंद नहीं करता था। राजा का एक बेटा भी था, विक्रम। विक्रम बहुत ही दयालु और न्यायी था। वह हर किसी की मदद करता। फिर एक दिन, बताओ, क्यों चोरी की तुमने? महाराज, मेरी मजबूरी थी। मैंने बचपन से बुढ़ापे तक कभी भी चोरी नहीं की, पर मेरी मजबूरी ने मुझे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। हमें बताओ, क्या मजबूरी थी आखिर तुम्हारी, जो इस उम्र में तुम्हें चोरी करनी पड़ी? महाराज, मेरी बेटी मीना विवाह योग्य हो गई है और मैंने उसके लिए धनराशि इकट्ठा भी की थी, परंतु अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई और सारा पैसा उसकी दवाई और इलाज में लग गया। और दूसरी ही तरफ मेरी बेटी का विवाह भी होना था, तो महाराज मुझे इसी कारण चोरी करनी पड़ी। अच्छा, तो तुमने इस कारण चोरी की है, पर तुम हमसे भी तो मदद मांग सकते थे ना। तुमने अपराध किया है। वैसे तो हम 10 कोड़े मारते हैं, पर ठीक है, तुम्हारी हालत देखकर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। पर हाँ, जाओ, इस गांव में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा, ये मेरा आदेश है। जिसके बाद वह बुजुर्ग दुखी होकर वहां से चला जाता है। काफी तेज धूप पड़ने के कारण वह बुजुर्ग चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है और महाराज के आदेश के कारण कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वहां से राजकुमार गुजर रहे थे और उनकी नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। अरे काका, क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार एक नदी के पास जाते हैं। होश में आता है और कहता है, अरे राजकुमार, अब तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें मेरी मदद करते हुए देख लिया तो महाराज को पता चल जाएगा और तुम्हें भी दंड मिलेगा। मैं सजा की परवाह नहीं करता, बस मुझे जो उचित लगता है मैं वही करता हूँ। राजकुमार को उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करते हुए एक व्यक्ति देख लेता है और वह तुरंत ही महाराज के महल जाता है। महाराज, आपने हम सबसे मना किया था ना, कोई भी उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं करेगा, पर आप ही का बेटा यानी राजकुमार उस बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहे थे। अच्छा, तो राजकुमार को दरबार में लेकर आओ। सिपाही राजकुमार को दरबार में लेकर आते हैं। पिताजी, क्या हुआ? आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया है? बेटा विक्रम, तुम जानते हो ना, हमने समस्त प्रजा को उस बुजुर्ग की मदद करने के लिए मना किया था और उस प्रजा में आप भी आते हैं। पिताजी, मैंने तो एक प्यासे और बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाया है। क्या मैंने इसमें कोई गलती की? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, परंतु मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें दंड अवश्य ही दूंगा। पिताजी, यदि मैंने किसी की मदद करके अपराध किया है तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है। विक्रम, यदि तुम अपनी गलती मान लोगे तो माफ कर दिया जाएगा। पिताजी, मैंने पुण्य का काम किया है और जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। दे दीजिए आपको जो सजा देनी है। तो मंत्री जी, क्या सजा दी जाए? अरे महाराज, ये तो राजकुमार हैं, इन्हें कोई बड़ी सजा नहीं, बस 6 महीने का वनवास दे दो। ठीक है, जाओ राजकुमार, हम तुम्हें
6 महीने का वनवास देते हैं। राजकुमार साधारण से वस्त्र पहनकर जंगल की ओर चले जाते हैं। बहुत ही प्यास लगी है। अब मुझे इस घने जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? राजकुमार को बहुत प्यास लगी थी। वो चलते चलते दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां एक नदी दिखाई देती है। हाँ, वो रही नदी। अब मैं इसमें से पानी पी लेता हूँ। उसी राज्य का राजा प्रताप बेहद लालची और दुष्ट था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। राजा की एक बेटी भी थी, देवकी। वह बहुत ही सुंदर और दयालु थी। भाग्यवान, इस बार की फसल तो खराब ही हो गई। अब मेरे पास खेत बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमें अपनी बेटी का विवाह भी तो करना है। अरे नहीं जी, खेत ही तो हमारे जीने का सहारा है। यदि आप इसे भी बेच देंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप किसी से पैसे उधार ले लीजिए। नहीं भाग्यवान, मैंने गांव में सभी से तो उधार ले रखा है। अब मैं और कर्जा नहीं ले सकता। ठीक है, तो बेच दीजिए खेतों को। सुरेश खेतों के कागजात लेकर गांव में जमींदार के पास जाता है। अरे आओ आओ सुरेश, बताओ भाई, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह है और मेरे घर राशन तक नहीं है। इसीलिए मैं अपने खेतों को बेचना चाहता हूँ। अरे, तू खेती करके तो अपना खर्चा चलाता है ना। अगर उसे भी बेच देगा तो तू क्या करेगा? और इस बार की तेरी फसल भी तो होगी ना। नहीं सेठ जी, मेरी इस बार की फसल खराब हो गई है और अगले ही महीने मेरी बेटी का विवाह है। चल ठीक है, वैसे तो तेरी जमीन की कीमत 15,000 है, पर ठीक है, मैं तेरी परिस्थिति समझ सकता हूँ। अच्छा, तो सुरेश अपने खेतों को बेच रहा है। ये बात महाराज को बतानी ही होगी। राजा का जासूस राजा के महल जाता है। महाराज महाराज, पता है वो सुरेश आपको इस बार का बिना कर दिए ही अपने खेतों को बेच रहा है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? जाओ, सुरेश को दरबार में लेकर आओ। सुरेश को दरबार में बुलाया जाता है। प्रणाम महाराज, बताइए आपने मुझे बुलाया। क्यों सुरेश, तूने इस बार का मुझे कर क्यों नहीं दिया? महाराज, मेरी इस बार की सारी फसल खराब हो गई। इसी कारण मैं आपको कर नहीं दे पाया। झूठ, तूने इस बार की फसल बेच दी और कर न देना पड़े, इसीलिए जमींदार को अपने खेत बेच रहा था। नहीं महाराज, ये तो सरासर झूठ है। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अपने खेत मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि अगले महीने ही मेरी बेटी का विवाह है। तुम्हारे इस दुस्साहस से हम तुम्हारी सारी जमीन जब्त करते हैं, वो भी बिना मूल्य के। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। महाराज, अगले महीने में ही मेरी बेटी का विवाह है। महाराज, ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए महाराज। सैनिकों, इस गद्दार को महल से बाहर निकाल दो। सैनिक सुरेश को महल के बाहर निकाल देते हैं। सुरेश रोते रोते अपने घर चला जाता है।
अरे क्या हुआ जी? अपने खेत कितने मूल्य में बिके हैं और आप रो क्यों रहे हो? सुरेश सारी बातें अपनी पत्नी मालती को बता देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या खाएंगे और अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे? हे भगवान, एक ही तो रास्ता था कि उन खेतों को बेचकर अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, पर अब नहीं हो पाएगा मेरी बेटी का विवाह। हे भगवान, ये कैसा राजा है जो अपनी प्रजा पर ही अत्याचार करता है? मुझे कुछ करना होगा। राजकुमारी रात के समय सुरेश के घर जाती है। अरे सुनिए, कोई है? सुरेश बाहर आता है। अरे राजकुमारी, आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? काका, मैं जानती हूँ अगले महीने आपकी बेटी का विवाह है। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट, रख लीजिए। धन्यवाद राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान बनकर हमारे घर आई हैं। नहीं काका, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। अब मुझे जाना चाहिए, देर हो रही है। राजकुमारी को उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करते हुए राजा का जासूस देख लेता है। अगली सुबह वह जासूस सारी बातें महाराज को बता देता है। क्यों राजकुमारी, हमने सुना है कि तुम रात को उस बूढ़े के घर उसे धन देकर आई हो। हाँ पिताजी, मैंने इसमें बुरा ही क्या किया? यदि उसकी जगह मुसीबत में आप होते तब आपको पता चलता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे बिना पूछे उसे धन दिया? तुम्हें बिल्कुल भी अपने धन की परवाह नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसके पास न धन होगा और न ही घर। आज से 10 दिन के अंदर महल के बाहर जिस भी पुरुष ने तुम्हें सबसे पहले देखा तो तुम्हारा विवाह उसी पुरुष से कराऊंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको करना है आप वैसा कीजिए, पर भगवान ने जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी देवकी महल के बाहर नहीं निकलती। और फिर एक दिन, दासी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे बाहर घूमने जाना है। पर राजकुमारी, महाराज ने क्या कहा था आपको याद है ना? अगर किसी ने भी आपको देख लिया तो महाराज उसी से आपका विवाह करवा देंगे। अरे दासी, राज्य में तो कई लोग होते हैं, परंतु जंगलों में कोई नहीं होता। हम वहीं चलेंगे। राजकुमारी और उनकी दासी जंगल में टहलने के लिए जाते हैं। राजकुमारी और उनकी दासी जंगल में घूम रही थीं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक भिखारी बीमार पड़ा है, परंतु वह कोई भिखारी नहीं, दूसरे राज्य का राजकुमार विक्रम थे। और राजकुमार राजकुमारी देवकी से कहते हैं, अरे कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे हमसे तुझे क्या करना, चलिए राजकुमारी, अनर्थ हो गया है। दासी महाराज के पास जाती है और सारी बातें महाराज को बता देती है। अच्छा, तो राजकुमारी को जंगल में एक बीमार भिखारी ने देख लिया? तो ठीक है, राजकुमारी जी का विवाह उसी भिखारी से करवा दिया जाएगा। महाराज तुरंत ही उन राजकुमार को भिखारी समझकर राजकुमारी का विवाह उनसे करवा देते हैं और वह जंगल में ही चले जाते हैं।
भाग्यवान, तुम यहीं रहो, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। नहीं स्वामी, आप बीमार हैं, आप यहीं रहिए, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हूँ। राजकुमारी लकड़ियां काट कर लाती है और उन लकड़ियों को गांव में बेचने चली जाती हैं। अरे, ये सारी लकड़ियां कैसी दी? इन सारी लकड़ियों का मूल्य 4 चांदी के सिक्के हैं। तो ठीक है, सारी लकड़ियां मुझे दे दो। राजकुमारी की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और वह मिले हुए पैसों से दूध ले लेती हैं और वह अपने घर चली जाती हैं। देवकी, तुम आ गई? हाँ जी, मैं आ गई हूँ और मैं आपके लिए दूध भी लेकर आई हूँ। राजकुमारी राजकुमार को थोड़ा सा दूध दे देती हैं और वहीं एक सांप आ जाता है। अरे, थोड़ा सा दूध बचा है, मैं पीकर क्या करूँगी, इस सांप को ही दे देती हूँ। राजकुमारी अपने हिस्से का दूध सांप को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी रोज लकड़ियां काटकर गांव में बेचने जाती और जो भी मुनाफा होता उससे वह दूध ले लेती। आधा दूध राजकुमार को देती और अपने हिस्से का बचा हुआ दूध सांप को पिला देती। और समय ऐसे ही बीत गया। अब राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। राजकुमार लकड़ियां काटने जाते हैं और वहां सांप आता है और कहता है, बेटी देवकी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को 100 वर्ष की उम्र प्रदान करता हूँ और तू जिस घर में रहेगी उस घर में अन्नपूर्णा का वास होगा। वहाँ कभी भी धन और भोजन की कमी नहीं होगी। धन्यवाद नागदेव। जिसके बाद वह सांप वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वहां विक्रम के पिता राजा मान सिंह आते हैं। अरे महाराज, प्रणाम, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बेटा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा बेटा विक्रम इसी जंगल में वनवास की सजा भोग रहा था और आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। इसीलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। क्या आपने किसी युवक को देखा और तुम अकेली इस जंगल में रहती हो, इस घने जंगल में? नहीं महाराज, मैं तो यहाँ अपने पति के साथ रहती हूँ। वैसे मेरे पति का नाम भी विक्रम है, पर वो कोई राजकुमार नहीं है। वो तो इस जंगल में बहुत समय से रहते थे। अच्छा, तो जरा हमारी भेंट भी तो कराओ अपने पति से। अभी वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हैं, वह आते ही होंगे। कुछ देर बाद वहाँ राजकुमार विक्रम लकड़ियाँ काटकर आते हैं और राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा, आखिर आज 6 महीने पूरे हुए और हम आपको लेने आए हैं। पिताजी, आप स्वयं मुझे लेने आए हैं? पिताजी, ये आपकी बहू है देवकी। देवकी, ये मेरे पिताजी हैं। बेटा विक्रम, तुमने विवाह कर लिया? पिताजी, ये तो संयोग था। ये भी महाराज प्रताप की बेटी देवकी हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, अब वापस अपने महल चलिए।